नमस्कार दोस्तों, और चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मनोज त्यागी। आज के इस वीडियो में हम एआई मॉडल बनाने की पूरी प्रक्रिया को वास्तविक उदाहरणों के साथ समझाएंगे, ताकि हर फेज या चरण आपको पूरी तरह से समझ में आए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यह सेक्शन इंफॉर्मेशन से भरा हुआ है, तो देर किस बात की है, कॉफी का कप उठाइए और मेरे साथ अंत तक बने रहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। एआई लाइफ साइकिल को आप एआई मॉडल बनाने की रीढ़ की हड्डी समझिए। यह बिल्कुल उसी तरह से है जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी कि एसडीएलसी होता है, बस उसमें कुछ अतिरिक्त मोड और चरण है। और जब आप इस साइकिल को समझ लेंगे तो हर स्टेज प्रोजेक्ट के उद्देश्य से लेकर मॉडल को डिप्लॉय करने तक एक स्वाभाविक प्रोसेस लगेगा, इसमें कोई आपको जादू नहीं लगेगा। तो पहला, बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मॉडल बनाने या कोड में कूदने से पहले जरा ठहरिए और अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या यह प्रॉब्लम एक साधारण सॉफ्टवेयर से सॉल्व हो सकती है, या फिर सच में इसमें एआई या मशीन लर्निंग की सहायता चाहिए। जैसे कि फिशिंग ईमेल अपने आप आइडेंटिफाई करना है तो हाँ, एमएल बढ़िया काम करेगा। लेकिन किसी वेबसाइट पर सिर्फ वेलकम लिखकर दिखाना है तो भाई उसके लिए एआई को क्यों परेशान कर रहे हो। तो कहने की बात यह है कि आपको यहां थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। आपको अपने बिजनेस यूज केस को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। सॉल्यूशन से अधिक समय आपको समस्या को समझने में लगाना चाहिए, क्योंकि आप तभी कुछ कर पाओगे जब आपको समझ में आ जाए कि करना क्या है। आपको हमारा मंथली एक्सपेंस वाला उदाहरण याद होगा। मान लो आपकी वाइफ प्रोडक्ट ओनर है और आप एक ऐसा डेटा साइंटिस्ट जिसकी कोई सैलरी नहीं है। वो चाहती हैं कि आप ऐसा मॉडल बनाएं जो हर महीने का खर्चा प्रेडिक्ट करे, ताकि घर का बजट कंट्रोल में रहे और साथ साथ आप भी कंट्रोल में रहे। तो चलिए, अगला जो स्टेप है हमारा वो प्लानिंग एंड डिजाइन है। तो प्लानिंग कभी गलत नहीं होनी चाहिए। इस स्टेज पर आपको एआई लाइफ साइकिल के हर हिस्से पर रिसर्च करनी है और ध्यान में रखने योग्य बातों की लिस्ट बनानी है, जैसे कि डेटा कहां से आएगा, डेटा क्वालिटी प्लान कैसा होगा, कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है और टेस्टिंग और वैलिडेशन कैसे होंगे। साथ ही आपको प्रोडक्शन तक का रास्ता भी प्लान करना है, जैसे कि स्केलेबिलिटी, मॉनिटरिंग, सिक्योरिटी, कॉम्प्लायंस, ये सब के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और सबसे जरूरी, शुरुआत से ही सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। सबका साथ सबका विकास। तो एआई प्रोजेक्ट्स कभी चल अकेला वाली एटीट्यूड से सफल नहीं होते हैं। एक और अहम बात जो पिछले कुछ सालों में और भी बहुत जरूरी हो गई है, आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि आपके डिजाइन में एथिक्स, फेयरनेस, इंक्लूसिवनेस और एक्सप्लेनेबिलिटी शामिल हो। तो अब मूव करते हैं डेटा कलेक्शन पर। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है, अगला स्टेप है उचित डेटा इकट्ठा करना। तो मान लीजिए आप फ्रॉड डिटेक्शन पर काम कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या चाहिए? कस्टमर प्रोफाइल चाहिए, ट्रांजैक्शन डेटा चाहिए और उनका बिहेवियरल हिस्ट्री चाहिए। आपके द्वारा इकट्ठा किया हुआ डेटा डोमेन पर निर्भर करेगा, जैसे कि बैंकिंग, ई कॉमर्स या टेलीकॉम। और इन डोमेन्स के अंदर भी, जैसे कैपिटल मार्केट्स, एफएक्स या क्रेडिट कार्ड्स, हर जगह डेटा सोर्सेज और स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। अब डेटा से कुछ जुड़े हुए और पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि डेटा सुटेबिलिटी और डेटा क्वालिटी। पर डेटा किसी मतलब का है कि नहीं है, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं से डेटा कॉपी कर लिया, चोरी मार लिया। या डेटा गवर्नेंस और सही डॉक्यूमेंटेशन। फिर डेटा के बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि भाई क्या डेटा हमने लिया है, उसका डॉक्यूमेंटेशन सही है क्या नहीं। फिर जब मॉडल आप बनाओगे तो आप हो सकता है कि आप पूरा मॉडल यूज नहीं कर पाओ, पूरा डेटा यूज नहीं कर पाओ, तो आपको एक सैंपल डेटा चाहिए। और फिर उस सैंपल डेटा में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि बायस तो नहीं है कहीं। पूरे एंटायर डेटा में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई बायस तो नहीं है, उसका मिटिगेशन की जरूरत तो नहीं है। फिर डेटा स्टोरेज और वर्जनिंग, ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखना पड़ेगा कि मेरा डेटा कहाँ स्टोर है, क्या वर्जनिंग है उसकी। तो डेटा कलेक्शन को थोड़ा और समझने के लिए ये डेटा शीट लेते हैं, जो कि मेरी पत्नी ने तैयार की है, जिसमें मंथली एक्सपेंसेस हैं। और ये सिर्फ हमारे ही नहीं, बल्कि पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, शहर वाले चाचाओं के, गांव वाले मामाओं के, सबका डेटा यहाँ इकट्ठा हो रखा है। और हाँ, मैंने
या मेरी वाइफ ने डेटा प्राइवेसी और गवर्नेंस का पूरा ध्यान रखा है। अब मैं इस डेटा सेट को गूगल पे अपलोड करता हूं। तो कोलैब का कमाल ये है कि ये आप इसको पाइथन में क्लाउड पे चला सकते हैं। ना कोई आपको सेटअप चाहिए, ना कोई इंस्टॉलेशन चाहिए, बस एक ब्राउजर होना चाहिए। अगर आपके पास अपना डेटा सेट नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैंने डेटा सेट और नोटबुक दोनों गिटहब पर शेयर कर दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर कोलैब आपके लिए नया है तो मैंने एक बिगिनर ट्यूटोरियल का लिंक भी डाल दिया है जो कि डिस्क्रिप्शन में है। तो ठीक है, अब जब आप इस शीट को गूगल कोलैब में अपलोड करोगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो सबसे पहले डेटा डिक्शनरी है, इसमें कॉलम्स हैं जैसे फैमिली साइज और मंथली इनकम। तो उसके ठीक नीचे आप डेटा सेट के कुछ रिकॉर्ड्स देखते हैं। थोड़ा नीचे आपको डेटा शीट का पूरा साइज भी दिख रहा है। इसके बाद आपको स्टैटिस्टिकल समरी मिलेगी जिसमें वैल्यूज होंगी जैसे कि मीन है, स्टैंडर्ड डिविएशन है और अलग अलग आपके क्वार्टाइल्स भी दिख रहे हैं। अगर ये टर्म्स आपको नहीं लग रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, मैंने इन कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझाने के लिए पहले से ही एक अलग वीडियो बना रखा है और एक दो वीडियोज और हैं उसके रिलेटेड, उन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अंत में हमने डेटा सेट में नल चेक भी किया है ताकि पता चल सके कि कहीं कोई वैल्यूज मिसिंग तो नहीं है। अब देखते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यानी कि ईडीए। तो ईडीए स्टेज में हमें अपने डेटा की पूरी कहानी समझ में आती है। इस चरण में आप क्या करते हो कि आप पूरा डेटा विजुअलाइज करते हो, पैटर्न ढूंढते हो, मिसिंग वैल्यूज और आउटलायर्स को भी पहचानते हो और फिर फीचर्स और टारगेट वेरिएबल के बीच की जो संबंध है या जो निर्भरता है उसको भी हम देखते हैं। और लगता है ऐसा है कि डेटा को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे डेटा में किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं। बड़ा बड़ा आइडिया। तो उदाहरण के लिए अगर आप कार की बिक्री का विश्लेषण कर रहे हैं तो आपको पता चल सकता है कि त्योहारों के समय कार के प्राइस बढ़ जाते हैं या इंजन के साइज का कार के प्राइस से मजबूत संबंध है। ऐसे इंसाइट्स हमें बताते हैं कि कौन से फीचर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एआई की भाषा में इस स्टेप को ईडीए कहते हैं। कोरिलेशन मैट्रिक्स, हिस्टोग्राम और बॉक्स प्लॉट्स की सहायता से आप डेटा को समझते हैं। तो चलो कॉलम में देखते हैं कि ये संबंध किस तरह से दिख रहे हैं। तो मैंने कुछ यूटिलिटी फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं शुरू में। शुरू करते हैं हम यूनिवेरिएट एनालिसिस से। ये है मंथली इनकम का वितरण। अधिकतर परिवार मध्यम रेंज में दिख रहे हैं जबकि कुछ परिवार बहुत धनाढ्य हैं जो आपको आउटलायर्स की तरह दिख रहे हैं। अगर डेटा में स्क्यूनेस है तो बाद में हम लॉग या स्क्वायर रूट जैसे ट्रांसफॉर्मेशन पर विचार भी कर सकते हैं। अब एक कैटेगोरिकल फीचर देखें, लोकेशन टाइप। तो डेटा सेट में आप देख रहे हो 0 गांव के लिए है, 1 शहर के लिए है और 2 मेट्रो जो प्रॉपर्टीज है उनके लिए है। और यहाँ देख सकते हैं हम कि ग्रामीण परिवार सबसे ज्यादा हैं जो कि 174 हैं 500 में से। तो यह इम्बैलेंस नोट करना जरूरी है क्योंकि यह प्रेडिक्शन पर असर डाल सकता है। अब एक हीट मैप देखते हैं जिसमें अंकीय कॉलम है जो न्यूमेरिक कॉलम्स को लेकर बनाया जाता है। तो उनके कोरिलेशंस दिख रहे हैं यहाँ पे। तो चमकीले रंग मजबूत संबंध दिखा रहे हैं, ज्यादा कोरिलेशन है। हल्के रंग कमजोर संबंध है। यहाँ लगभग सब वेरिएबल्स में कोरिलेशंस कम है जो कि बहुत अच्छा है। इसका मतलब यह है कि मल्टी कोलिनियरिटी के इश्यूज नहीं है और फीचर्स बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब एक संबंध पर ध्यान दो, मंथली इनकम वर्सेस मंथली एक्सपेंसेस। इनका कोरिलेशन 0.68 है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। और यहाँ स्कैटर प्लॉट देखिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। वो जो कि हमारी उम्मीद के अनुसार एक सीधी रेखा भी दिख सकती है, जिसका मतलब है कि पैसे वाले लोग खर्च भी अधिक करते हैं और जो मोटा मोटा हमें शायद पता भी है। हम मंथली एक्सपेंसेस वर्सेस डाइनिंग आउट भी देख सकते हैं। ट्रेंड साफ है, जो परिवार अधिक बार बाहर खाना खाते हैं उनका कुल खर्च भी ज्यादा होता है। तो चलो मूव करते हैं डेटा प्रिपरेशन फेज में। तो पहला डेटा प्री प्रोसेसिंग है। यह क्लीन अप फेज है जहां आप अपने डेटा को मॉडल के लिए तैयार करते हैं। आपको क्या करना होगा यहाँ पे कि जैसे आप देखोगे डुप्लीकेट्स हैं अगर शीट में तो डुप्लीकेट्स को हटाओ क्योंकि उनसे आपके रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं। नल वैल्यूज हैंडल करनी है, नल वैल्यूज पड़े हुए हैं तो या तो आप उनको हटा सकते हो या फिर ये भी कर सकते हो कि आप एक एवरेज लेके कहीं बाहर के डेटा से और वहां पे प्लग इन कर सकते हो। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि उस पर इन सब चीजों का इम्पैक्ट कितना है। फिर फॉर्मेट्स को स्टैंडर्डाइज करना है, जैसे डेट फॉर्मेट को एक जैसा करना। मान लीजिए आप मंथली एक्सपेंस प्रेडिक्शन कर रहे हैं लेकिन ग्रामीण इलाकों के लिए रेंट डेटा नहीं है, तो आप जल्दी से एक सर्वे करके औसत किराया निकाल सकते हो और उस औसत किराए को हर रिकॉर्ड में जोड़ सकते हो।
अगर आपका डेटा मान लो किसी वेबसाइट से आपने क्रॉल करके निकाला है तो उसमें हो सकता है आपके पास टेबल, डेव, इस तरह के HTML टैग्स भी आ सकते हैं। अगर आपने वहां से डेटा लिया है तो इन्हें आपको हटाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि आपको द, एन, इस तरह के शब्द भी आपको हटाने पड़ेंगे जो कि AI मॉडल के लिए नॉइज हैं। दूसरा है आपका फीचर इंजीनियरिंग, जिसमें आप डेटा को स्मार्ट बनाते हो। तो फीचर इंजीनियरिंग का मतलब है आपका रॉ डेटा जैसे हुआ आपको, तो रॉ डेटा को आप कन्वर्ट करें ऐसे डेटा में जो मॉडल आपका अच्छी तरह से समझ सके। जैसे मान लो आपको फ्रॉड डिटेक्शन मॉडल बना रहे हो, तो आपने नई फीचर भी बना सकते हो, जैसे कि पिछले 3 महीने में भाई किसी कस्टमर ने ऑन एन एवरेज कितना अमाउंट ट्रांसफर किया, फिर पिछले लॉगिन से अब तक के कितना डेज हो गए हैं। और क्योंकि कंप्यूटर टेक्स्ट की तुलना में नंबर जल्दी से प्रोसेस करते हैं, आपको कैटेगरी को न्यूमेरिक्स में बदलना जरूरी है, जैसे कि अर्बन को 0 में, सब अर्बन को 1, रूरल को 2। तो इसे ऐसे समझो जैसे खाना पकाने के लिए पहली सामग्री तैयार करना, यही असली गेम चेंजर है। हमारे केस में डेटा पहले से क्लीन है। इस उदाहरण में आप टॉप रो देख सकते हो, जो 5 रोज आपको दिख रही हैं। अब आते हैं हम डेटा स्प्लिटिंग पर। तो ट्रेनिंग शुरू करने से पहले डेटा को बांटना जरूरी है। आपको ट्रेन, वैलिडेशन और टेस्ट सेट पहले से तैयार रखने चाहिए। आप 80% डेटा ट्रेनिंग के लिए और 20% डेटा टेस्टिंग के लिए रख सकते हैं, या फिर 70% ट्रेनिंग के लिए, 15% वैलिडेशन के लिए, 15% टेस्टिंग के लिए। तो ये आपके मॉडल पर निर्भर करता है। हमारे उदाहरण में हम लोगों ने डेटा को 80-20 के रेशियो में बांटा है, यानी कि 20% डेटा टेस्ट के लिए है। चलो अब कुछ मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। जब आपका डेटा क्लीन और स्ट्रक्चर्ड हो जाता है तब आप अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। मॉडल हिस्टोरिकल डेटा से पैटर्न सीखता है। उदाहरण के लिए टेलीकॉम चर्न प्रेडिक्शन में मॉडल यह सीख सकता है कि जिन यूजर्स के कॉल बार बार कटते हैं या जो लोग समय पे बिल नहीं भरते हैं, उनके छोड़कर जाने की संभावना ज्यादा है। तो अब हम नोटबुक में कुछ मॉडल्स ट्रेन करते हैं। सबसे पहले सिंगल लीनियर रिग्रेशन, सिर्फ एक वेरिएबल डाइनिंग आउट के साथ। इससे पता चलता है कि केवल सिर्फ बाहर खाना खाने जाने से ही आपका पूरा जो मंथली एक्सपेंस है वो गड़बड़ा रहा है क्या। अगला आपका है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, है ना, जो कि हमने बिना मंथली इनकम के किया है। तो मंथली इनकम को जानबूझकर बाहर रखा गया है, जिससे कि ये देखा जा सके कि प्रेडिक्शन में इस फीचर का कितना बड़ा रोल है। और लास्ट में हम देखते हैं फुल रिग्रेशन मॉडल, जिसमें सारे वेरिएबल्स हैं। यहां हम देखते हैं कि सब वेरिएबल्स को इस्तेमाल करने से क्या प्रेडिक्शन आता है। ट्रेनिंग के बाद मॉडल आउटपुट देता है, जैसे लीनियर रिग्रेशन में एक बेस्ट फिट लाइन आती है जो इन पैटर्न्स को अच्छी तरह से समझ के मॉडल ने बनाई है। अब आते हैं हम मॉडल इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। जैसे आप अपने कोड को यूनिट टेस्ट करते हैं, वैसे ही आपको अपने मॉडल को टेस्ट भी करना होता है। तो आपको पहले से तय करना होता है कि मॉडल का मूल्यांकन किन मानकों पर या किन क्राइटेरियाज पर डिपेंड करेगा। इनके लिए अलग अलग प्रकार के मैट्रिक्स इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स में आपका एक्यूरेसी है, प्रिसीशन है, रिकॉल है, F1 स्कोर है। रिग्रेशन मैट्रिक्स में आपका RMSE है, MAE है, R² इत्यादि। इन्हें हमने दूसरे वीडियो में विस्तार से कवर किया है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लस्टरिंग मैट्रिक्स तो सैल्यूट स्कोर है। ध्यान दें, इवैल्यूएशन सिर्फ एक बार नहीं होता। सबसे पहले हम ट्रेनिंग के दौरान क्रॉस वैलिडेशन या वैलिडेशन स्प्लिट का उपयोग करके बेस्ट मॉडल चुनते हैं। फिर जब हम मॉडल फाइनल कर लेते हैं, तब हम उसे टेस्ट डेटा पर दोबारा टेस्ट करते हैं, जिस डेटा को पहले कभी छुआ भी नहीं था। इससे हमें पता चलता है कि मॉडल असली दुनिया में कैसा प्रदर्शन करेगा। अब जल्दी से बात करते हैं हम अपने मॉडल्स को कैसे इवैल्यूएट करें। हमने 5 मुख्य मैट्रिक्स चुने हैं। मैंने इन सभी को दूसरे वीडियो में विस्तार से समझाया है। इस सेशन के लिए बस इतना जान लें कि हमने हर मॉडल के लिए MAE, RMSE, R² और कुछ और वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। इससे हमें साफ साफ पता चले कि मॉडल का प्रदर्शन बेहतर है, और इससे हमें साफ साफ पता लग जाएगा कि किस मॉडल का प्रदर्शन बेहतर है। इवैल्यूएशन के बाद मॉडल ट्यूनिंग की बारी आती है। इसे ऐसे समझो जैसे ऑडियो सिस्टम या गिटार को ट्यून करना। हर मॉडल में कुछ हाइपर पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें बदलकर आप परफॉर्मेंस सुधार सकते हैं। एग्जाम्पल है स्पैम डिटेक्शन मॉडल में डिसीजन थ्रेशोल्ड को 0.5 से 0.7 करने पर फॉल्स पॉजिटिव्स कम हो जाते हैं। या आप अलग अलग एल्गोरिथम ट्राई कर सकते हैं, जैसे डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग, और फिर उनके नतीजों की तुलना कर सकते हैं। यही असली एक्सपेरिमेंटेशन है। नाउ कमिंग टू हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। इस उदाहरण में हम ग्रेड सर्च CV के इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर यूज किया है। हमने एक पैरामीटर ग्रेड बनाया है जिसमें मैक्स डेप्थ, N एस्टिमेटर्स और मैक्स फीचर्स जैसी वैल्यू दी गई हैं।
मॉडल इन सभी कॉम्बिनेशंस को क्रॉस वैलिडेशन से टेस्ट करता है और सबसे अच्छे पैरामीटर्स जोड़ता है। अंत में हम उन ऑप्टिमाइज सेटिंग्स के साथ मॉडल को दोबारा ट्रेनिंग करते हैं। फाइन ट्यूनिंग, हाइपर पैरामीटर्स के अलावा एक और स्टेप होता है फाइन ट्यूनिंग। यह आमतौर पर बड़े प्री ट्रेन्ड मॉडल्स जैसे बर्ड या वर्ड 2 वैक पर लागू होता है। इसमें आप शुरू से ट्रेनिंग नहीं करते, बल्कि पहले से ही बड़े डेटा सेट पर ट्रेन किए हुए मॉडल को लेते हैं और उसे अपने डोमेन स्पेसिफिक डेटा पर दोबारा ट्रेन करते हैं। इससे मॉडल आपकी समस्या के हिसाब से ढल जाता है। आप ऐसे समझो, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग मॉडल कैसे सीखता है उसको ऑप्टिमाइज करता है। फाइन ट्यूनिंग में मॉडल क्या सीखता है उसको आपके टास्क के हिसाब से कस्टमाइज करता है। तो चलिए अब हमने क्या बनाया उसको हम थोड़ा टेस्ट करते हैं। तो मॉडल टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। तो ये है आपका फाइनल एग्जाम, जो कि अनसीन डेटा पर टेस्टिंग की जाएगी। तो यह वो 20% डेटा है जो हमने शुरू में अलग रख दिया था और ट्रेनिंग के दौरान ये डेटा कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर परफॉर्मेंस बरकरार रहता है तो इसका मतलब है कि मॉडल जनरलाइज कर रहा है। अगर नहीं तो मॉडल ने बस डेटा मेमोराइज कर लिया, उसने रट लिया जो भी आपने उसको सिखाया, क्योंकि वो जो टेस्ट डेटा है उस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो अब आइए हम अपने मॉडल्स के रिजल्ट्स की तुलना करते हैं। हम ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा दोनों पर मैट्रिक्स चेक कर रहे हैं। तो थोड़ा सोचिए, हमें ट्रेनिंग डेटा पर अच्छे रिजल्ट चाहिए या फिर टेस्ट डेटा पर? तो ध्यान दें, आर स्क्वायर्ड में काफी बड़ा फर्क है। जब हमने सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल किया, फिर हमने इनकम को छोड़कर सारे वेरिएबल्स लिए और आखिर में हमने सब वेरिएबल्स एक साथ लिए। तो अब चेक करते हैं क्या हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स मीट हुए। अगर मॉडल उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं देता तो आपको दोबारा डेटा प्रोसेसिंग, फीचर इंजीनियरिंग, ईडीए या डेटा कलेक्शन फेज में लौटना होगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट को आपको बंद ही करना पड़ जाए। आपका प्रोडक्ट ओनर आपके पीछे बेलन लेके दौड़ेगा, लेकिन ये जरूरी है कि आप मॉडल की लिमिटेशंस और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को स्टेक होल्डर्स को क्लियरली समझाएं। अगर मॉडल अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको इनाम भी मिल सकता है, जैसे कि घर का बना हुआ पिज्जा, क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट ओनर को खुश कर दिया है। जब आपको लगे कि मॉडल की परफॉर्मेंस सही है तो मॉडल को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करें। लेकिन डिप्लॉयमेंट अंत नहीं है, यह असली मेंटेनेंस की शुरुआत है। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग में आप चेक कर सकते हैं तकनीकी समस्याएं जैसे लेटेंसी है, एरर्स हैं, इंसिडेंट डिटेक्शन है, ट्रबल शूटिंग है और उसका फिक्सिंग है। फिर आप ये भी देखोगे कि आपके एसएलईज पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस का आपने किया कि नहीं किया, कैसे इस तरह से सेट किए हैं, ऑडिटिंग है, लॉगिंग है, फिर ऑप्टिमाइजेशन है, सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लायंस है ना। और फिर आपका बिजनेस परफॉर्मेंस है, जो आपके केपीआईज हैं, जैसे कि कन्वर्जन कहीं कम तो नहीं हुए, प्रेडिक्शंस कहीं गलत तो नहीं आ रहे। जैसे उदाहरण ये है कि आप ये भी कर सकते हो कि आपने मान लो मॉडल की मार्केटिंग कैंपेनिंग चलाई और आपने ऑडियंस को 2 हिस्से में बांट दो। आधे पर मॉडल लागू करो, आधे पे आप ट्रेडिशनल टारगेटिंग करो। 15 से 30 दिन के बाद आप देखो कि किस ग्रुप ने बेहतर परफॉर्म किया है, और यही मॉडल की असली बिजनेस वैल्यू बताता है। अब समय है रियल वर्ल्ड इवैल्यूएशन और फाइनल डिसीजन मेकिंग का। तो मॉनिटरिंग फेज में जो आपने एक्टिविटीज की थी वो यहाँ भी दोहराई जाएंगी। इतना डिफरेंस है कि अभी आपके पास रियल टाइम डेटा फंक्शनल और टेक्निकल परफॉर्मेंस का आ गया होगा, और इसे अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव से क्रॉस चेक करिए अब, और फिर देखिए कि क्या इस प्रोजेक्ट में आपको अपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि हो सकता है 6 मंथ या 1 ईयर बाद मेरे को ये मॉडल रिटायर कर देना चाहिए। तो अब रिकैप करते हैं हमारा पूरा लाइफ साइकिल में, जो यही मॉडल लाइफ साइकिल हमने समझी आज, उसमें क्या था कि आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना था, डेटा प्लान और कलेक्ट करना था, डेटा एक्सप्लोर करना था, फिर उसके बाद डेटा हमने प्रिपेयर किया, फीचर इंजीनियरिंग की हमने, फिर मॉडल ट्रेन किया हमने, उसको इवेल्युएट किया, ट्यून किया, फिर डिप्लॉयमेंट किया और फिर हमने मॉनिटरिंग की। हर स्टेप मायने रखता है, और अगर कोई स्टेप आपने स्किप किया है तो श्योर शॉट आपको आगे चलकर समस्या होगी। अगर इस वीडियो ने आपके लिए AIML जर्नी को आसान किया है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपको इसी तरह के हैंड्स ऑन गाइड्स मिलती रहेंगी। अगर आपके पास कोई यूज केस है या आप किसी फेज में अटक गए हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई करता हूं। So thanks for watching and I will see you in the next one. हमेशा मुस्कुराइए और सीखते रहिए।